नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 19 जुलाई 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे द हिंदू के न्यूज़पेपर में हमारी परीक्षा की दृष्टि से कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। सत्र को शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। आपको जैसा पता है कि हमारी तरफ से नॉलेज श्रृंखला जो चल रही है, तो उसका आगामी हफ्ते का ये शेड्यूल है। प्रतिदिन आपके लिए 2 लाइव क्लास आयोजित करी जाती हैं, एक सुबह 11 बजे और एक दोपहर 2 बजे। इसमें से आपकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों ही के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका वीडियो आपको दिया जाता है, तो इनको जरूर से जरूर देखिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, प्लासी का युद्ध, स्टैगफ्लेशन, अनुच्छेद 370, जैव विविधता सम्मेलन, विशेष आर्थिकी क्षेत्र, बौद्ध धर्म, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, तो इनको देख के इनका पूरा लाभ प्राप्त करिएगा। चलिए अपने सत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो एक परिचय दे देता हूं। सबसे पहला जो आर्टिकल आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है 4 दिवसीय कार्य सप्ताह से संबंधित। दूसरा आर्टिकल आएगा भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है वो मैं आपको बताऊंगा। तीसरा आर्टिकल जमानत के कानून से संबंधित आएगा। चौथा आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुफ्त उपहार यानी कि जिसको फ्रीबीज बोलते हैं। पांचवा आर्टिकल आएगा जलवायु परिवर्तन से संबंधित। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इन सारे आर्टिकल में से कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग अब कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, पूरा वीडियो बड़े ध्यान से सुनिएगा। हर एक चीज बहुत आसान शब्दों में आपको समझा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए सत्र को शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज आपको पृष्ठ संख्या 6 पर देखने को मिलेगी। इसका सीधा संबंध जीएस के 3rd पेपर से है, जहां पर हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास पढ़ते हैं। यहां पर देखिए जो राइटर हैं वो इस बारे में चर्चा करते हैं कि जो अभी के लिए क्या है, जितनी भी भारत की बात करें तो मल्टीनेशनल जो कंपनियां भारत में काम करती हैं, तो उसमें बहुतायत कंपनियों में क्या होता है कि 5 दिन की वर्किंग होती है हफ्ते में, और 2 दिन का अवकाश होता है जिसको वीकेंड बोलते हैं। अमूमन सैटरडे संडे जो होता है वो क्या होता है, अवकाश दे दिया जाता है। परंतु इस कल्चर को भी चेंज करने की बात हो रही है। ये कहा जा रहा है, इस आर्टिकल में राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि 5 दिन को भी किसमें कन्वर्ट कर दिया जाए, 4 दिन में, अर्थात 3 दिन का अवकाश करा जाए। इसके लिए इसके कुछ बेनिफिट यानी कि कुछ इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ निगेटिव पॉइंट्स यहां पर ये बताए गए हैं। मैं उस पर आपका ध्यान लाना चाहता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मेंस में उत्तर लेखन में आपके इसके पॉइंट्स काम आ जाएंगे। देखिए होता क्या है, ऐसा है कि 5 दिन की वर्किंग होती है, या फिर अगर कोई भी कार्य दिवस होते हैं तो 5 दिन की वर्किंग में ऐसा देखा गया कि थोड़ा सा जो एम्प्लॉय होते हैं, जो व्यक्ति होता है, उसको क्या होता है, उसके ऊपर इतना ज्यादा वर्कलोड हो जाता है कि वो अपने स्वास्थ्य के बारे में या अपने परिवार के बारे में उसको इतना सोचने का समय मिलता नहीं है। तो जाहिर सी बात है, यहां पर अगर हम मानव की बात कर रहे हैं तो उसके स्वास्थ्य को हमें केंद्र में रखना होगा, उसके परिवार को हमें केंद्र में रखना होगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि डिप्रेशन संबंधी बीमारियां जो होती हैं वो भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसा सरकारें कुछ करें कि इस 5 दिन को किसमें कन्वर्ट कर दें, 4 दिन में। अब देखिए ये जो 4 दिन का कॉन्सेप्ट है, ये अभी दुनिया में ऐसा नहीं है कि नया है। अगर इसकी बात करें कि ये कहां पर चला है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम सबने सुना होगा। तो जापान में इन्होंने 2019 में ही इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दिया था। तो वहां पर माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में 4 दिन की वर्किंग होती है और 3 दिन की छुट्टी दी जाती है। ऐसे ही न्यूजीलैंड की कंपनी है, प्रबंधन कंपनी, तो यहां पर भी यही वर्किंग करी जाती है। ठीक है, अब देखिए इसका जो फायदा है वो बेसिकली आपको जानना होगा। मैं इसी केस स्टडी को लेकर चलता हूं। माइक्रोसॉफ्ट ने जब ऐसा नियम बनाया तो इन्होंने खुद बताया कि भाई 8 घंटे प्रतिदिन, यानी कि 4 दिन काम करेगा तो 32 घंटे का काम हो गया। ठीक है, 32 घंटे में इन्होंने ऐसा बोला कि जो हमारी उत्पादकता, जब हम पहले 5 दिन काम लेते थे और अब जब हम कम दिन करके काम लेते हैं ना, तो जो एम्प्लॉय हमारे क्या काम करने आता है वो और ज्यादा एनर्जी के साथ काम करता है, क्योंकि उसे 3 दिन का रिलैक्सेशन मिला होता है। 3 दिन में वो आराम से अपनी जो मानसिक शांति है, अपने परिवार के साथ समय बिता पाता है, और भी जो रोजमर्रा के काम होते हैं वो कर पाता है। तो जब ऑफिस आता है तो वो अपना 100% से ज्यादा ही देता है। तो यहां पर ऐसा माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि जो उसकी उत्पादकता है उसमें 40% की वृद्धि देखी गई है। अब देखिए 3 दिन ऑफिस बंद रहेगा तो जाहिर सी बात है ऑफिस के अंदर पंखे लगे होते हैं, एसी लगे होते हैं, लाइट लगी होती है, कंप्यूटर लगा होता है, तो इतने सारे उपकरण, अगर बिल्डिंग बड़ी है तो उसमें लिफ्ट भी बिजली से चल रही है। तो यहां पर सबसे बड़ी जो यहां पे कमी देखी गई वो बिजली खपत में देखी गई। माइक्रोसॉफ्ट ने यह बताया कि जो बिजली खपत थी उसमें 23% की जो है कमी देखी गई, और यह प्रतिशत देखा जाए तो एक तरह से बहुत ज्यादा है। तो इतनी ज्यादा कमी देखी गई बिजली खपत में, तो हमारी विद्युत भी यहां पर बच रही है। दूसरा, जब कंपनी के कामकाज होते हैं तो कई सारी फाइल्स होती हैं, कई सारे पेपर वर्क का यूज होता है। तो यहां पर अगर पेपर की बात करें तो पेपर में भी
60% पेपर का जो उपभोग था वो कम हो गया। तो यानी उत्पादकता में 40% की वृद्धि, बिजली खपत 23% कम हो रही है, पेपर का यूज 60% कम हो रहा है। तो यहां देखा जाए तो एक तरह से पर्यावरण को भी फायदा दिया जा रहा है। ठीक है, जितना पेपर कम होगा, पेपर उतना ही पेपर जो है कंपनियां बाहर से मंगाएंगी, उतना ही जो वन है उनको कम काटा जाएगा। यहां पर बिजली खपत कम होगी तो हम उस बिजली का और जगह पर यूज कर सकते हैं। अब बिजली भी किससे उत्पादन हो रही है? अगर भारत की बात करें तो मैक्सिमम उत्पादन कोयले से हो रहा है। कोयला स्वयं इतना महंगा है, और दूसरा ये एक जीवाश्म ईंधन है जो कि खत्म हो सकता है, तो हमें वैसे भी, और इससे निकलने वाला प्रदूषण भी बहुत हानिकारक होता है। तो हम तीनों ही चीजों को इसमें समावेश करके इस आर्टिकल को हम देख सकते हैं। तो ये फायदा हुआ, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बताया। सेम चीज बताई न्यूजीलैंड की जो कंपनी थी, तो न्यूजीलैंड ने बताया कि हमारी भी उत्पादन क्षमता में कितने की वृद्धि हुई है? 20% की। अब ये आंकड़े बहुत सिंपल है, देखिए 40%, 23%, 60%, कोई इतना कठिन फिगर नहीं है। परंतु अगर इस फैक्ट के साथ आप अपना अपना उत्तर लिखेंगे ना, तो उत्तर में और ज्यादा वजन बढ़ जाएगा आपके। ठीक है, तो ये दो केस स्टडी बताई गई। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो आपको पता है जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, ठीक है, उसके बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका में भी हफ्ते में कितना 40 घंटे का जो काम था वो बता दिया गया था। और उसके बाद भी अगर कोई ओवर टाइम करता है तो ओवर टाइम का अलग दुगना वेतन देने की वहां पर बात करी गई थी। ठीक है, अब देखिए यहां पर तो ये बातें समझ में आ रही हैं। यहां पर एक और पॉइंट समझ में आ रहा है, देखिए डिफरेंट आयाम से इसको देखिए, तो यहां पर लैंगिक समानता और महिलाओं की बात करी जा रही है। किस तरीके से? बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर देखिए, अभी कोई महिला है, ठीक है, अभी महिला मान लीजिए वो शादीशुदा महिला है, विवाहित महिला है, और विवाहित के साथ साथ वो गर्भवती भी है। तो अब या गर्भवती है या वो स्तनपान कराती है बच्चे को, तो इस केस में क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं उनका ऑफिस जाना वो कम हो जाता है। ठीक है, उनके यानी कि कार्य जो दिवस होते हैं वो कम हो जाते हैं। जब उनके कार्य दिवस कम हो जाएंगे तो उनको मिलने वाला वेतन भी कम हो जाएगा। वेतन कम हो जाएगा तो यहां पर लैंगिक समानता नहीं रही। क्यों नहीं रही? अब यहां पर जो पुरुष है, भले ही वो शादीशुदा है, ठीक है, परंतु उसको वेतन क्या होगा? महिला के कंपैरिजन में ज्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो वो गर्भवती हो गई है। तो इस केस में अगर मान लीजिए 5 से 4 दिन हो जाता है और ये महिला जो है वो 5 दिन अगर नहीं भी आ पाती है और 4 दिन आती है, तो उसको उसी समान वेतन मिल सकता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो एक महिला को होगा। महिला सशक्तिकरण को भी आप इस पॉइंट से जोड़ सकते हो। अब देखो यहां पर जब महिला जो है, इसका दूसरा फायदा क्या है? महिला जब मान लीजिए 4 दिन वो ऑफिस जा रही है, 3 दिन वो घर पे बिता रही है, तो वो अपने बच्चों को अच्छा टाइम दे पाएगी। बच्चों को समय देना, उनकी शिक्षा को, उनके स्वास्थ्य को, ये सारी चीजों में समय दे पाएगी। दूसरा, अब यहां पर देखिए, पुरुष भी यदि 4 दिन ही काम करेगा और 3 दिन का अवकाश होगा, तो पुरुष भी क्या कर सकता है? महिला के साथ जो घरेलू कामकाज है उसमें हाथ बटा सकता है। तो दोनों चीजें यहां पर आपको एक साथ लेके चलनी है। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहां पर इस आर्टिकल में ये निकला था। परंतु अब देखिए, प्लस पॉइंट निकला तो उसके साथ साथ कुछ यहां पर नुकसान भी हैं। अब देखिए, 5 घंटे में से 4 घंटे काम हो जाएगा, तो मान लीजिए आईटी सेक्टर की आप बात कर रहे हैं या सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये तो ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यही बात हम कर दें कि जहां पर सेल्स करी जाती है या जहां पर क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण होता है। अब मान लीजिए एक कंपनी है, उसमें श्रमिक लगे हुए हैं। अब वो कंपनी जो है वो बिस्किट के पैकेट बनाती है, उसी में वो अपना लाभ कमाती है। अब उसमें अगर 4 दिन ही श्रमिक आएंगे और 4 दिन ही मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो उसका उत्पादन तो कम हो जाएगा, उसका उत्पादन तो नहीं बढ़ने वाला। तो जो मैन्युफैक्चरिंग होती है या जो सेल्स होती है, जो मार्केटिंग का सेक्टर होता है, विपणन का जो सेक्टर होता है, उसमें गिरावट देखी जा सकती है। दूसरा, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब है जो असंगठित क्षेत्र होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो सब्जी वाले हैं या फिर जो ठेले वाले हैं, जो सड़क के किनारे सब्जी लगाते हैं, यहां पर वो भी ले सकते हो। बाइक की सर्विस करने वाला व्यक्ति, अमेजॉन, ये सब इनका डिलीवरी करने वाला व्यक्ति, जैसे हमारे घर के पास जो नाई है, ठीक है, तो इन सबको भी नुकसान होगा। क्योंकि भाई ये उतने कम दिन दुकान, अगर ये 4 दिन की, 5 दिन की बजाय 4 ही दिन दुकान खोलेंगे तो एक दिन ग्राहक आएगा नहीं, तो उसमें इनको नुकसान होगा। तो कुछ यहां पर निगेटिव पॉइंट भी हैं। दूसरा, यहां पर एक यूके जो कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने एक अध्ययन करा था, एक स्टडी करी थी, उसमें यह पाया कि भाई जितनी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां होती हैं, जैसे अपने के यहां पब्लिक सेक्टर की कौन कौन सी कंपनियां, आईओसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सेल, तो ये सब जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां होती हैं ना, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है और बड़े बड़े आयरन की, स्टील की इंडस्ट्रीज होती हैं, ये अगर क्या कर देंगे, 5 दिन में से 4 दिन कर देंगे, तो इनको उतना उत्पादन क्षमता को उसके बराबर पहुंचाने के लिए, जितना 5 दिन में काम होता था, उतना ही 4 दिन में उत्पादन क्षमता को पहुंचाने के लिए और ज्यादा जो श्रमिक हैं उनकी भर्ती करनी पड़ेगी। श्रमिकों की भर्ती क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। तो श्रमिकों की भर्ती बढ़ाने का मतलब क्या है भाई? सीधा सीधा इनका वेतन बढ़ाना और जो
परिलब्धियां होती हैं उनको बढ़ाना। जैसे ही कंपनी ये बढ़ाएगी ना, कंपनी ऐसा कैलकुलेट करा गया कि 17 बिलियन यूरो का एक्स्ट्रा भार आ जाएगा सरकार के बजट के ऊपर। तो यहां पर एक ये चिंताजनक बात देखने को मिली। तो ये पॉइंट कुछ इस आर्टिकल में डिस्कस करे गए थे। भारतीय परिदृश्य की बात कर लें तो ऐसा बोला गया कि एक सर्वे कराया गया था, उसमें 60% लोग, भारतीय लोग जो थे वो इस चीज को एग्री कर गए थे कि कार्य सप्ताह को जो है 4 दिवसीय कार्य सप्ताह को प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। ये क्या करेगा, कर्मचारी की उत्पादकता भी बढ़ाएगा और उसका जो अपना पर्सनल कल्याण है वो भी होगा। तो दोनों ही चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। इसी वजह से आपने देखा भी होगा कि भारत सरकार ने जो नए श्रम कानूनों की बात करी है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था द हिंदू के आर्टिकल में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। उसमें भी ये प्रावधान 48 घंटे वाला लिखा था, जिसमें से इसको 3 भाग में मैंने आपको बताया था डिवाइड कर दीजिए। अगर 4 दिन की वर्किंग होती है तो 12 घंटे प्रतिदिन काम करना होगा। अगर 5 दिन काम करना है तो 10 घंटे काम करना होगा। और अगर 6 दिन काम करना है तो 8 घंटे काम करना होगा। तो यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक विरोधाभासी चीज देखने को मिलेगी कि भाई ऐसे तो रोज 8 घंटे काम करा जाता है, तो 5 दिन के हिसाब से 40 घंटे हो गए। अब यहाँ पर अगर सरकार कह देती है कि हम 4 दिन ही कार्य करवाएंगे, तो उसमें क्या है कि प्रतिदिन एक श्रमिक को कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 12 घंटे। तो ये अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती है सरकार के सामने। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये था इस पूरे आर्टिकल का सार। चलिए अगले न्यूज की तरफ देखते हैं। वो आपको पृष्ठ संख्या 10 पर मिलेगी। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रीलिम्स में और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका संबंध सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र से है, शासन व्यवस्था और संविधान से। यहां पर देखो ये चर्चा में क्यों आया, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि माइनॉरिटी स्टेटस इन इंडिया इज स्टेट डिपेंडेंट, यानी कि जो भी अल्पसंख्यक का दर्जा होता है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार अपने केसेस में बोला है कि ये जो दर्जा दिया जाता है ये किसको देना चाहिए, राज्य सरकारों को, ना कि केंद्र सरकारों को। अब होता क्या है, देखो आपको पता होना चाहिए, जब हमारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का निर्माण करा गया, ठीक है, 1992 में इसको बनाया गया और एक सांविधिक दर्जा दिया गया। जैसे ही इसको जब बनाया गया इस आयोग को, तो ये आयोग ने 1993 में ही 5 संप्रदाय ऐसे थे, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी, पूरे देश के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। तो सरकार ने यहां पर अपने स्तर पर निर्णय लिया और इन 5 धर्मों को अल्पसंख्यक की श्रेणी में रख दिया। 2014 में जैन धर्म को भी इसी अल्पसंख्यक में शामिल कर लिया गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक एकदम सही था। परंतु अब देखो भारत भर में जो धर्मों के लोग हैं वो हर राज्य में एक जैसे तो है नहीं। अगर बात करी जाए पंजाब हरियाणा की, तो यहां पर जो सिख समुदाय है वो अल्पसंख्यक तो है नहीं, वो वहां पर बहुसंख्यक है। परंतु केंद्र सरकार की अगर इस नोटिफिकेशन में, इस अधिसूचना को देखें, तो वहां पर सिख किस में आते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं। तो इनको भी क्या होगा, अल्पसंख्यक का लाभ मिलेगा। जबकि उस राज्य की बात करें तो वहां पर ये बहुसंख्यक मात्रा में है। अब जैसे बात करी जाए मुस्लिम संप्रदाय की, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर दक्षिण भारतीय राज्य आपको देखने को मिलेंगे जहां पर जो मुस्लिम है वो बहुसंख्यक मात्रा में है, परंतु फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी अल्पसंख्यक के जो फायदे हैं वो यहां पर उस राज्य में मुस्लिम्स को दिए जा रहे हैं। तो यहां पर ये एक त्रुटि जो दिख रही है। अब इसी को लेके हुआ क्या, हाल ही में देवकीनंदन ठाकुर, इन्होंने क्या करा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी है। उसमें यह बोला है जिस तरीके से आपने ये अल्पसंख्यकों का निर्धारण करा है, तो ऐसे अगर कोई राज्य ऐसा है जहां पर हिंदू जो हैं वो बहुत कम जनसंख्या में है, या जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं उनकी संख्या बहुत कम है, तो इनको तो आपने कहीं पर भी अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया है। और जबकि उनकी जनसंख्या बहुत कम है, इनको अपनी धर्म की, अपनी भाषा की, अपनी संस्कृति की, ये सारी उसे बनाए रखने का अधिकार तो हमें हमारा संविधान देता है। तो यहां पर यह अधिकार हिंदुओं को नहीं मिला है। तो यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेश करी गई थी, इस वजह से यह चीज चर्चा में आई। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो निर्णय दिया वो ये दिया कि भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा जो है वो राज्य को डिसाइड करना चाहिए, ना कि केंद्र सरकार को। मैं थोड़ा सा आपको इसमें और अंदर लेके जाता हूं। यहां पर आपको पता होगा एक केस है, बहुत फेमस केस, उसको बोलते हैं TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटका बनाम कर्नाटका राज्य 2002 में। ऐसे तो कई सारे केसेस जो थे, जो अल्पसंख्यकों के ऊपर जितने प्रश्न उठे तो उसमें आए, जैसे सेंट स्टीफेंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय का केस आपने सुना होगा, और PA इनामदार महाराष्ट्र राज्य के विरुद्ध 2005 में आया था। ये वाला जो केस था, इसमें सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, 11 जजेस की बेंच यहां पर बैठी थी। इन्होंने अपने केस में बोला था कि भाई
जो अल्पसंख्यकों का निर्धारण है, ठीक है, ये दो चीजों पर होगा, एक तो धर्म के आधार पर और एक भाषा के आधार पर। अब जो लिपि शब्द है वो भाषा में ही इंक्लूड हो जाता है, तो लिपि भी आप यहां पे लिख सकते हो, ठीक है। तो धर्म भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण होगा। और दूसरा, इसका जो निर्धारण होगा ये राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करेगा, क्योंकि हर राज्य में हर धर्म के जो जनसंख्या है वो बिल्कुल अलग अलग हो सकती है। तो केंद्र सरकार जो अधिसूचना शुरुआत में उन्होंने जारी कर दी, अच्छी बात है, परंतु जो धर्म इस अधिसूचना के अंदर नहीं आ पाए हैं, तो क्या अगर वो अल्पसंख्यक हैं किसी राज्य में, तो हमको क्या उसके लिए भी अधिसूचना निकालनी पड़ेगी, यहां पर सरकार को अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी? यह प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा। तो यहां पर दो चीजें याद रखिएगा कि पहला, धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण होता है। दूसरा, अल्पसंख्यक जो है वो राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित करे जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर जो अनुच्छेद 30 है वहां पर देवकीनंदन ठाकुर ने यह प्रश्न पूछा, एक तो यह पूछ लिया कि भाई लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मेघालय, ये सब जो राज्य हैं यहां पर हिंदुओं की जनसंख्या बहुत कम है, परंतु हिंदुओं को अल्पसंख्यक माना नहीं जाता है। तो जब हिंदुओं को अल्पसंख्यक नहीं माना जाता है तो उसके कारण से अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन वो नहीं कर पाते हैं। तो ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई थी। अब देखते हैं इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए तो फिलहाल यही बोला है कि भाई सरकार को, यानी कि केंद्र सरकार को ऐसा करना चाहिए कि या तो अधिसूचना जारी करके हिंदू को भी उसी लिस्ट में शामिल कर दें, या फिर पूरी तरीके से ये राज्य को सौंप दें। इस चीज को ध्यान रखना। तो अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, यह भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक चीज यहां पर याद रखिएगा कि इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक हमारे उपाध्यक्ष होते हैं और 5 अन्य सदस्य होते हैं। तो यानी टोटल कितने सदस्य हो गए? 7 सदस्यीय निकाय ये होता है। इन 7 सदस्यों की खास बात ये होती है कि ये 7 सदस्य क्या होने चाहिए? अल्पसंख्यक होने चाहिए। इनकी नियुक्ति जब भारत सरकार करती है तो इनकी नियुक्ति का जो समय होता है, कार्यकाल, वो 3 वर्ष का होता है। यह भी यूपीएससी में पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। अगला आर्टिकल आपको पृष्ठ संख्या 6 पर मिलेगा, जिसका सीधा संबंध द्वितीय प्रश्न पत्र, शासन व्यवस्था और संविधान से है। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखिए जमानत का जो बिल है उसके बारे में ऑलरेडी आपने न्यूज पे देख लिया होगा, आपको बताया जा चुका है। यहां पर जो हमारे चीफ जस्टिस हैं रमन्ना जी, उन्होंने एक सुझाव ये दिया है कि भाई कि कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत घृणित कार्य कोई नहीं किया होगा। मान लीजिए कोई चोरी करी है, किसी से मारपीट करी है, कोई घृणित कार्य नहीं किया है और उनको जेल में बंद किया गया है। क्यों? क्योंकि उन पर चल रहा है क्या? ट्रायल, यानी कि केस चल रहा है, अभी वो दोषी भी नहीं घोषित हुए हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके लिए क्या करो, इनको आप क्या कर दिया करो, बेल दे दिया करो। इनको जब भी बेल चाहिए होती है तो इनको बेल दे दो। हाँ, शर्त ये रखो कि भाई इनको जब भी बिना वारंट दिए या बिना सम्मन दिए, ये पुलिस स्टेशन होता है वहां पे अपनी अटेंडेंस जो है वो लगाते रहें, तो इनको बेल दे दो। ऐसा करने से क्या होगा? अब देखो घृणित कार्य का मतलब क्या? अब मान लीजिए कोई मर्डर करा है व्यक्ति ने, बलात्कार का दोषी है, आतंकवादी है, तो ऐसे व्यक्तियों की बात नहीं करी जा रही है। जो ज्यादा गंभीर, जिन्होंने अपराध नहीं करे हैं, वो अगर जेल में बंद हैं और उन पे केस चल रहा है, तो सबसे बड़ी बात है अभी तो उन पे निर्णय ही नहीं आया। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि यहां पर यह कहना चाहते हैं कि पहली चीज, जेल में वैसे भी क्या है, ऑलरेडी जो कैदियों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। तो कैदियों की जो संख्या है जेल में वो कम होगी। उससे क्या होगा? जेल के जो संसाधन है, अब कैसे संसाधन? भाई कैदियों को रुकवाना पड़ता है तो उनके लिए बिस्तर, खाने की व्यवस्था, उनके लिए अलग से बैरक, तो ये सब संसाधनों का क्या होगा? कम उपयोग हो पाएगा, संसाधन बचेंगे, उतनी बिजली बचेगी, विद्युत बचा सकते हैं हम। दूसरा, अब जो ये कैदी हैं, जो ये अपराधी होते हैं, जो जिनके ऊपर केस चल रहा है, ये जब जेल में होंगे तो अब जितनी ज्यादा संख्या होगी जेल में, तो अब इतना स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान रखना होगा। जो जेल के कर्मचारी होंगे उनको उनके स्वास्थ्य का, तो अगर कम संख्या वहां पर होगी तो उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकती हैं। अगर ज्यादा संख्या है तो हर व्यक्ति को इतनी सुविधाएं मुहैया कराना एक जेल के लिए, प्रशासन के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। दूसरा यहां पर यह बताया गया, अब मान लीजिए कोई किसी ने किसी की मोटरसाइकिल चुरा ली, साइकिल चुरा ली, जेवर चुरा लिए हैं, इन सब अपराधों में कोई व्यक्ति अंदर चला गया है जेल में, तो अब क्या होता है? अंदर क्या होते हैं? अंदर तो हर टाइप के अपराधी होंगे। अब जिसने घृणित कार्य कोई करा है, जिसने मान लीजिए किसी का मर्डर करा है, आतंकवादी है, तो ऐसे जो अपराधी अंदर होते हैं तो ये व्यक्ति इन अपराधियों के साथ ही रहते हैं। तो हो सकता है कि इनका जो माइंड है, अगर जेल में ज्यादा समय तक ये इनके साथ रहेंगे तो इनका भी माइंड जो है वो इसी तरह सोचने लग जाए।
तो इस वजह से भी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने ये कुछ चिंताएं जाहिर करी और ये इस आर्टिकल में बोला जा रहा है राइटर के द्वारा, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल ये कहता था। अब यहां पर केवल ऐसा नहीं है कि इसमें सही बात है, जितना मैंने पॉइंट आपको बताए तो उतने आपको भी लग रहे होंगे कि ये तो सही बात है, ऐसा करना चाहिए। बट यहां पर एक प्रश्न यहां पर इनसे यह पूछा जा रहा है कि इस बात की क्या गारंटी है कि जिस अपराधी को जिस अपराध के उसको जेल भेजा गया है वो बाहर निकल के वो अपराध जो है वो पुनः नहीं दोहराएगा? इस बात की क्या गारंटी है? तो यहां पर यह भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह कानून के सामने आ जाता है कि सही बात है, अब मान लीजिए वो बाहर निकल के वापस से क्यों ना चोरी करे, या मान लीजिए जिस व्यक्ति ने उसको फंसा दिया है जेल में, जिसने उसकी कंप्लेन कर दी है, उससे बदला ना ले ले, वो उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। तो यहां पर यह प्रश्न चिन्ह जो है इसका उत्तर आना अभी बाकी है। तो यह पूरा आर्टिकल जो था वो ये कहता था। अगला आर्टिकल देखिए, पृष्ठ संख्या 6 पे आपको मिलेगा, जिसका संबंध सेकंड और थर्ड पेपर से है, जहां पर शासन व्यवस्था, और थर्ड पेपर में जो हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं उसके अंदर सरकार के बजट से इसका संबंध है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मेंस में और निबंध में दोनों जगह पर आप इसका यूज कर सकते हैं। यह आर्टिकल बेसिकली बताता क्या है? यह बताता है फ्री बिस को लेके। फ्री बिस को क्या बोलते हैं? मुफ्त उपहार बोलते हैं। यहां पर क्या हुआ, ये चर्चा में इसलिए आया, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये झारखंड में थे, और झारखंड में इन्होंने क्या करा, इन्होंने कई बार 2 से 3 बार इस चीज को दोहराया कि जिस तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो जनता को लुभाने के लिए, अपना वोट इकट्ठा करने के लिए जनता से मन भावन वादे करती हैं। इसको उन्होंने रेवड़ी शब्द से उपमा दी है कि ये जो रेवड़ी देते हैं, ये जो लॉलीपॉप देते हैं, मन लुभावन वादे करते हैं कि हम अगर सत्ता में आ जाएंगे तो हम आपको स्कूटर दे देंगे, वॉशिंग मशीन दे देंगे, मोबाइल फोन दे देंगे, टीवी दे देंगे। तो इस टाइप के लुभावने वादे नहीं करने चाहिए। आप अपने काम से जनता को इंप्रेस करो। आपने क्या योजनाएं बनाई हैं, उससे देश का क्या हित हुआ है, जनता का क्या हित हुआ है, आपके राज्य का कितना विकास हुआ है, आप उसके आधार पर वोट मांगो। ये फ्री बिस के आधार पर वोट मत मांगो। ये जो कल्चर है ये बहुत ज्यादा भयावह होता जा रहा है भारत की राजनीति में। कई बार तो इसकी तुलना करी जाती है श्रीलंका में, जिस तरीके का जो आर्थिक कलह मची हुई है, राजनीतिक कलह मची हुई है, कि जिस तरीके से भारत के अंदर भी जो राज्य के अंदर राज्य सरकारें हैं वो सत्ता पाने के लिए इस तरीके का मन लुभावन वादे करती हैं जनता से, तो उसका जो खर्चा है, अब ये सब फ्री में तो नहीं आता, उसका पैसा राज्य सरकारें कहां से देंगी? तो वो क्या होता है, उनके सबसे बड़ा खतरा उनके ऊपर क्या जाता है? राजकोषीय घाटे का। तो ये फ्री बिज आर्टिकल है, हम लोग इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे क्योंकि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हाल ही में क्या हुआ, पंजाब में इलेक्शन हुए, आप सबको पता है, वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। तो आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन से पहले ही पंजाब में घोषणा कर दी थी कि भाई हम 300 यूनिट बिजली जो है वो हम क्या करेंगे, प्रत्येक पंजाब के नागरिक को हम फ्री देंगे। तो ये देखिए, ये किस में आ गया, ये फ्रीबिज में आ गया। और इन्होंने बोला कि जो प्रत्येक पंजाब में महिला रहती है उस महिला को 1000 रुपए प्रति महिला दिए जाएंगे। एक मोटे तौर पे मैं आपको बताता हूं, पंजाब की पॉपुलेशन जो है वो 2.7 करोड़ के आसपास है। तो 2.7 करोड़ में अगर देखा जाए तो पुरुष की संख्या है 1.4 करोड़ और महिला है 1.3 करोड़। ये मेल है और ये फीमेल है। अब 1.3 करोड़ में अगर 1000 का आप मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पर कितना बड़ा अमाउंट आ जाता है जो केवल महिलाओं को ये सरकार देगी। दूसरा, अब 300 यूनिट बिजली देने की जो बात है, अब सोचिए एक बिजली संयंत्र होता है, ठीक है, जो भी हमारे क्या बांध बनाए जाते हैं, जल विद्युत परियोजनाएं या कोयले से चलने वाली परियोजनाएं होती हैं, वहां पर लगता है कोयला। कोयला हम लोग लेते हैं विदेश से, तो हम लोग उसके लिए देते हैं पैसे। अब वहां पर बनती है जब बिजली, तो वहां पर काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनको भी वेतन देना होता है और भी भाई कई सारे खर्चे होते हैं। वहां से बिजली उत्पन्न होके आपके राज्य में भेजी जाती है। सब बड़ी बड़ी सी आपने देखा होगा टावर लगे होते हैं, हाई टेंशन लाइंस लगी होती हैं, तो इनकी अवसंरचना का खर्चा होता है, इस पूरे केबल के थ्रू लाइन भिजवाना। जब आपके राज्य में ये लाइट आती है तो वहां पर बड़े बड़े से बिजली घर बनाए जाते हैं जो अलग अलग जिलों में बिजली का परिचालन करते हैं। तो यहां पर भी केबल का खर्चा, यहां इस बिजली घर में काम करने वाले श्रमिकों का वेतन, पेंशन और दुनिया भर के खर्चे, तब जाके आपके घरों में बिजली आती है। तो इतने खर्चे के बाद यदि कोई सरकार ये कहे कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, तो भाई उसका 300 यूनिट पैदा होने में जितना खर्चा आया वो सरकार को कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा, अपने अकाउंट से देना पड़ेगा। और अपना अकाउंट क्या होता है, यानी कि राजकोष से देना पड़ेगा। अब पंजाब जैसे राज्य की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए पंजाब वैसे भी घाटे में चल रहा है, ठीक है, इसका राजकोषीय घाटा ऋणात्मक है और बहुत ज्यादा है। अगर यही आम आदमी पार्टी दिल्ली में जिस तरीके से घोषणा करती है बिजली फ्री की, तो दिल्ली सरकार के
इतनी क्षमता है क्योंकि दिल्ली सरकार घाटे में नहीं है, जबकि पंजाब सरकार पहले से ही घाटे में थी और उसके बाद भी इन्होंने इस टाइप की घोषणा कर दी। तो यहां पर इसका एक सबसे बड़ा जो नुकसान देखने को मिलता है वो क्या है, वो है राजकोषीय घाटा। ठीक है। दूसरा अगर बात करें तो यहां पर फेयर इलेक्शन की, यानी कि निष्पक्ष चुनाव की, तो क्या यहां पर निष्पक्ष चुनाव हुआ? एक पार्टी एक्स है, एक पार्टी वाई है। एक्स जो है वो अपने काम के आधार पर वोट मांगती है, वाई कहती है भाई हम अगर सत्ता में आ जाएंगे तो सबको एक टीवी दे देंगे, अब वोट सारे व्यक्ति इसको दे देते हैं। तो ये तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ तो ये लोकतंत्र कहां रहा? तो लोकतंत्र पे खतरा आने के चांसेस रहते हैं। दूसरे क्या होता है कि जब व्यक्ति को पता है कि भाई उसे बिजली भी फ्री मिल रही है, उसे टीवी फ्री मिल रहा है, उसे 1000 रुपए भी मिल रहे हैं, कोई सरकार आएगी बोलेगी हम 5000 रुपए देंगे प्रति परिवार को, तो ऐसे में वो जो व्यक्ति है वो रोजगार करेगा ही नहीं, वो नौकरी पे जाएगा ही नहीं। तो जब नौकरी पे नहीं जाएगा, ये कहीं ना कहीं जो उसकी उत्पादकता है उसमें क्या करेगा, उसमें विपरीत प्रभाव डालेगा। तो ये अर्थव्यवस्था में विपरीत प्रभाव डालेगा अगर राज्य के नागरिक काम ही ना करें। एक इसमें ये हो जाता है, इसमें देखिए नुकसान किसको होगा? जो एक ईमानदार टैक्स पेयर है, जो व्यक्ति को सैलरी मिलती है वो अपनी सैलरी से टैक्स पे करता है, हर चीज नियम कानून से करता है, तो इनको बहुत हतोत्साहित होती है कि भाई बताइए इसमें हमारी क्या गलती है, हमको क्यों नहीं ये सब सब्सिडी वगैरह दी जा रही है जब इन लोगों को दी जा रही है। तो यहां पर सरकार को ध्यान देने वाली बात यह है, ये सारी जो नकारात्मक बिंदु हैं इन पे जरूर गौर करा जाए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि फ्रीबीज जो होती है, मुफ्त उपहार जो होते हैं, वो हमेशा नुकसानदायक होते हैं। सरकार को कहां पे खर्चा करना चाहिए? एजुकेशन की बात कर लो आप, है ना, स्वास्थ्य की बात कर लो। अब मान लो सरकार ये कह दे कि हम 12th क्लास तक राज्य के जितने नागरिक हैं सबके बच्चों की पढ़ाई फ्री में कराते हैं, है ना। तो अब इसमें देखो फायदा क्या है? अगर किसी राज्य सरकार ने अपने यहाँ पे शिक्षा फ्री कर दी है या स्वास्थ्य फ्री कर दिया है, तो इसका फायदा यह है कि वो शिक्षित व्यक्ति जब शिक्षा हासिल कर लेगा तो वो कौशल हासिल कर लेगा, उसके बाद वो किसी कंपनी में जॉब करेगा, जॉब करने के बाद उसका अपने पास वेतन आएगा, उस वेतन से सामान खरीदेगा जाके मार्केट में, तो अल्टीमेटली वो अर्थव्यवस्था में ही योगदान करेगा, वो जीडीपी में ही योगदान करेगा। तो यदि कोई सरकारें शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इन सब चीजों में निवेश करती है ना, तो ये निवेश उसको वापस मिल जाता है आउटपुट के रूप में। तो यहां पर निवेश करना चाहिए जहां पर वास्तविकता में आवश्यकता है। अब जैसे जो किसान होते हैं उनका लोन माफ करा जाता है, तो अब देखिए लोन कायदे से तो लोन माफ अगर करा जाता है तो इससे बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, परंतु यदि बहुत ज्यादा कोई आपदा आ चुकी है, किसान का बिल्कुल उत्पादन नहीं हुआ, तो उस दिशा में यह भी सरकार के पास एक अच्छा कदम होता है कि इनके साथ ये करे, इनको सिंचाई में सब्सिडी दे, बीजों की खरीद में सब्सिडी दे। तो इस टाइप के अगर काम करती है तो इसको सकारात्मक फ्रीबिज के नाम से जानते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। एक यहां पर केस आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा। यहां पे सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस गया तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, भारत का जो चुनाव आयोग है, ये ऐसे जो मन लुभावन वादे पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं इलेक्शन में वोट हासिल करने के लिए, तो हमारे संविधान में या इलेक्शन कमीशन ने ऐसी कोई विधि नहीं बनाई है कि ऐसा वो लोग नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इलेक्शन कमीशन से कि आप ऐसी आचार संहिता बनाइए और उसमें कुछ दिशा निर्देश रखिए कि एक लिमिट तक ही जो ये वादे हैं वो करे जा सकें, और यदि ये वादे लोकतंत्र के विरुद्ध हैं तो इनको बिल्कुल रोका जा सके। अभी तक इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि वो ऐसे वादे करने से किसी सरकार को रोके। तो ये था पूरे आर्टिकल का सार। अगला आर्टिकल देखिए, पृष्ठ संख्या 7 में आपको मिलेगा। इसका संबंध सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र से है, जो हमारा आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट से है। ठीक है, इसमें देखिए क्या बताया गया। इसमें जिस तरीके से भारत में पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके का जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो राइटर यहां पर यह बताना चाह रहे हैं कि भाई हर चीज में हम पर्यावरण को या जो जलवायु है परिवर्तन को, इसको दोष ना दिया करें। ठीक है, यहां पर जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है ना, उसमें बहुत दोष है मानव जनित कार्यों का। अब मानव जनित कैसे कार्य? हम लोग क्या कर रहे हैं? वनों की कटाई कर रहे हैं, भूमि क्षरण कर रहे हैं। ठीक है, हम यहां पर जो कृषि पद्धतियां यूज करते हैं, आपको पता है भारत की कृषि मॉनसून पे डिपेंड होती है, तो बहुत ज्यादा यहां पर जल की आवश्यकता होती है। ऐसी पद्धतियों को हम यूज करते हैं। हम क्यों नहीं यूज करते हैं ऐसी पद्धतियों को जहां पर कम जल की आवश्यकता हो? वर्षा का जल संचयन क्यों नहीं करते हैं? पेड़ लगाने के लिए क्यों प्रेरित नहीं करते हैं? इसके लिए हम लोग फंड क्यों नहीं देती है सरकार? किसानों को पैसा दो कि भाई उस पैसे के किसान जो है वो पेड़ लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मानव जनित कारणों को
जो राइटर हैं सरकार की नजर में ये लाना चाहते हैं कि आप हर चीज में जलवायु को दोष मत दो, ठीक है। अब देखिए जैसे हाल ही में हीट वेव आई, चक्रवात आया, ठीक है। चक्रवात आने की संख्या जो है, पहले तो चक्रवात बंगाल की खाड़ी में बहुत ज्यादा आते थे, अब आप देख रहे होंगे कि अरब सागर की खाड़ी में भी चक्रवात आने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ गई हैं, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जो समुद्र है उसका जो जल है उसका तापमान क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि चक्रवात की तो पहली कंडीशन ही ये होती है कि तापमान समुद्र का कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होना चाहिए। जितना तापमान होगा तब वहां पे लो प्रेशर बनेगा, तो वहां पे हवाएं जो है वो ऊपर की तरफ उठेंगी, ठीक है। तो समुद्र का जल का तापमान जो है वो कितना होता जा रहा है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो रहा है। और ये हो क्या हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वैश्विक ऊष्मण हो रहा है। और ये क्यों हो रही है, जिस तरीके से हमारे कारखानों से, हमारे विद्युत संयंत्रों से हम लोग जिस तरह CO2 का उत्सर्जन कर रहे हैं, तो वो पलट के क्या हो रहा है, वही हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर, हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ा रहा है, और वही टेम्परेचर समुद्र के जल का टेम्परेचर बढ़ा रहा है। तो चक्रवात आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है, हीट वेव अभी हमने इसी वर्ष देखी। तो इस तरीके के जो आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, तो इसमें मानव जनित कारण भी हैं। तो यहां पर राइटर बताते हैं कि यहां पर दो तरीकों से भारत को एक्शन लेना चाहिए। पहला तरीका यह है कि भाई जो चीजें हो गई, यहां पर आपदा आ गई, अब ये डिसाइड करो कि उसके प्रति हम लोग कैसे प्रतिक्रिया कर सकते हैं। हमें उसके लिए लचीलापन लाना पड़ेगा। कैसे लचीलापन, देखो ध्यान से। अब जैसे यहां पर उदाहरण वो लेते हैं केरल का, तो केरल में बहुत ज्यादा आप सुनते हैं बाढ़ आ जाती है, वहां पर अक्सर बाढ़ के न्यूज आप सुनते हैं। तो यहां पर राइटर ये बताते हैं कि भाई केरला में क्या करा गया, वहां की राज्य सरकारों ने पिलर पे घर बनाए, ऐसे खंबे बनाए, उसके ऊपर घर बनाए। तो अब बाढ़ आती है तो कम से कम यहां पर लोगों का जीवन प्रभावित नहीं होता उससे। दूसरा क्या है, यहां पर वृत्ताकार शेप में घर बनाए जाते हैं। अब अगर वृत्त आयत के शेप में ऐसा आयताकार वर्गाकार घर होता है, तो मान लीजिए तेज हवाएं चल रही हैं या जो तूफान आता है, तो ये इसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अब यहां पर वृत्ताकार में क्या होता है, हवाएं आती हैं और इसी सरफेस की दिशा में यहां पर मुड़ जाती हैं, तो उतनी आवृत्ति से यहां टकरा नहीं पाती, ठीक है। ऐसे घर बनाने चाहिए। जो वर्षा का जल है उसको संचयन करो, उसको स्टोर करो। घर की जो छत होती है ना, जैसे घर होते हैं हमारे, तो उसकी छत सीधी मत बनाओ, उसकी ऐसी स्लोपदार बनाओ। यहां मैं फिर से बना के दिखा देता हूं आपको। घर की छत जो है वो कैसी बनानी चाहिए, इस तरीके से। तो घर के ऊपर अगर पानी जमा भी हो रहा है तो वो इस तरीके से निकल जाए, तो पानी जमा नहीं होगा, तो यहां पर इसको हानि नहीं पहुंचाएगा। तो ये कुछ उपकरण जो राज्य सरकारों ने दक्षिण भारत के अपनाए हैं। राजस्थान में बहुत ज्यादा वर्षा का जल संचयन होता है, तो ऐसा काम पूरे भारत भर में होना चाहिए। हमारे यहाँ जो कृषि होती है इसकी पद्धति को चेंज करो। यहां पर ऐसे फसलों को उगाओ जिसमें कम जल की आवश्यकता होती है, या ऐसी तकनीक विकसित करो जहां पर कम जल की आवश्यकता है। इजराइल का उदाहरण आप देख लीजिए, वहां तो बहुत कम पानी था, मगर कितनी ज्यादा उन्होंने पानी की तकनीक को अपना डेवलप किया कि वहां पे वो लोग खुद कृषि करने लग गए। तो ऐसी पद्धतियों को हमको भी बढ़ावा देना चाहिए। सिंचाई में पानी का कम से कम उपयोग करिए, पानी की जो बर्बादी है उसको कम करिए। यहां पे ड्रिप सिंचाई की बात करते हैं कि ड्रिप सिंचाई जो है इसका उपयोग बढ़ाना चाहिए। तो इस टाइप के जो बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्र होते हैं इसका नक्शा सरकार को बनाना चाहिए। और नक्शा बनाने के बाद, अब बाढ़ तो वहां पर आती है, उसको तो हम रोक नहीं पाएंगे, परंतु हम उसके विरुद्ध एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना का विकास कर सकते हैं कि उससे मानव संसाधन को और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों को कम से कम नुकसान पहुंचे, ठीक है। ये बताते हैं इस आर्टिकल में। जीवाश्म ईंधन का हमें प्रतिस्थापन अब ढूंढ लेना चाहिए। हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं, जिसमें से कौन कौन सी ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इन सब के विकल्प और इन सब की टेक्नोलॉजी जितनी जल्दी से हो सके उतना डेवलप करो। नाभिकीय ऊर्जा की बात करी जा रही है, तो जितना जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, कोयला, इन सब से हमें प्रतिस्थापित कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ। और जो हमने लक्ष्य बना रखा है, कौन सा लक्ष्य, 2070 में शुद्ध शून्य उत्सर्जन, यानी कि कार्बन जीरो एमिशन, ठीक है। इसका लक्ष्य यानी कि 2070 में भारत में जीरो कार्बन उत्सर्जन होगा। चलो, मेरा आज का प्रश्न यह है, भारत ने ये लक्ष्य बनाए थे, ऐसे 5 लक्ष्य बनाए थे, उसको नाम दिया था पंचमित्रा या पंचामृत बोल सकते हैं, पंचमित्रा। मेरे को कमेंट करके बताइए कि ये पंचमित्रा में 5 लक्ष्य कौन कौन से हैं। दूसरा, ये
कौन से कॉप में, जैसे कॉप 25, कॉप 26, कॉप 24 होता है, तो ये किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में, किस सम्मेलन में भारत ने ये निर्धारित करे थे पंचमित्रा लक्ष्य। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में भी पूछा सकता है, मेंस में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये था इस पूरे आर्टिकल का सार। अब मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं। जलवायु परिवर्तन हमारे ग्रह के भविष्य के लिए खतरा है, लेकिन हमारे पास अभी भी इसे अनुकूल बनाने और इसके प्रभावों को कम करने का समय है। इसको आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, सरकार मुफ्त उपहारों, फ्री बीज और सब्सिडी ये जो जारी करने का सहारा ले रही है, जिससे विभिन्न आधारों पर उचित नहीं ठहरा जा सकता, इस प्रथा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कीजिए और उनके कुछ उपाय बताइए। दोनों प्रश्न मैंने बहुत टू द पॉइंट आपसे पूछे हैं, जरूर इन प्रश्नों को लिख के अपनी प्रैक्टिस करिएगा। तो मैं आशा करता हूं आज का जो वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने जो सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करी है वो आप समझ गए होंगे। आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने भी कमेंट करते हैं मैं सब पढ़ता हूं। आज के प्रश्न का भी कमेंट करके उत्तर जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले द हिंदू के सेशन में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।